यदि आप भी 2026 में सीयूईटी एग्जाम देने वाले हो और फिजिक्स में टॉप स्कोर लाना चाहते हो तो फिजिक्स के पिछले 4 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते। इसके लिए मैंने तैयार की है एक ऐसी पीडीएफ जिसमें फिजिक्स के पिछले 4 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद टॉप सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में एक साथ प्रोवाइड कर दिए गए हैं। इस पीडीएफ को तैयार करने में काफी मेहनत और काफी समय लगा है, तो आपको एक सब्सक्राइब जरूर करना है। और यदि जैसे ही इस चैनल पर 5 सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट होता है, वैसे ही ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल धर्माराम फिजिक्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, एक बार वीडियो को देख लेना, उसके बाद डायरेक्ट आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हो। आपको हर एक क्वेश्चन को नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास अब इतना समय नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को नोट करो या फिर बार बार नोट करना पड़े। आपको डायरेक्ट एक बार वीडियो देखने के पश्चात पीडीएफ से पढ़ लेना है। एक एक कंसेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर करवाने वाला हूं। देखिए, जो बच्चे अभी भी सब्सक्राइब नहीं करेंगे वो फ्री में मिलने वाले इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और ट्रिक्स को मिस कर देंगे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जबरदस्त तरीके से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यदि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उस लेंस की शक्ति क्या होगी? तो सबसे पहले लेंस की शक्ति का फॉर्मूला जानते हैं हम। P बराबर क्या होता है? 1/f मीटर में। हमें फोकस दूरी कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान देना, यह क्या है? अवतल लेंस। यह है कॉनकेव लेंस, यानी कि अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी कितनी होती है? ऋणात्मक होती है, यानी कि 50 सेंटीमीटर होगा, वो भी माइनस का। क्लियर है? अब ये जो फॉर्मूला लगाते हैं उसमें फोकस दूरी मीटर में होती है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो क्या करोगे? 100 का भाग लगाओगे। 100 का भाग लगा देना है इसमें। जैसे ही 100 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 0.5 मीटर। क्लियर है? अब फोकस दूरी आपकी मीटर में आ गई है, तो हमें यहां पर यूज कर लेना है P बराबर 1/f। f का मान कितना लेंगे? माइनस का 0.5, माइनस का 0.5। तो पॉइंट हटाओगे, ऊपर 10 आएगा, 5 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 2। और शक्ति, जो लेंस की शक्ति है, लेंस की क्षमता है, उसका मात्रक क्या होता है? ऐसा है मात्रक डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता कितनी आ जाएगी? माइनस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। जिस भी ऑप्शन में माइनस का 2 डायोप्टर दे रखा है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? अब आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश में भी क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दीजिए, तो इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया है। इफ फोकल लेंथ ऑफ ए कॉनकेव लेंस इज 50 सेंटीमीटर देन द पावर ऑफ द लेंस वुड बी। आपको पावर ऑफ लेंस बतानी है, तो आप सेंटीमीटर में हो तो एक दूसरा तरीका और बता देता हूं। आप सेंटीमीटर में फोकस दूरी दे रखी है तो डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 100/f। ये सेंटीमीटर में यूज हो जाता है। 100/f का मान कितना है? डायरेक्ट 50 ले लो, कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, और 2 डायोप्टर। लेकिन ध्यान रखना, यहां पर कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, तो माइनस लगाना मत भूलना। माइनस का 2 डायोप्टर होगा, प्लस का 2 डायोप्टर नहीं, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, अवतल लेंस है, इसीलिए चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं। माइनस का 2 डायोप्टर। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? ये जो पीडीएफ पढ़ेंगे वापस, उनके लिए मैंने टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। देखिए, मेहनत तो काफी लगती है, लेकिन आप मेरे को सब्सक्राइब करके मोटिवेट करते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए, इसीलिए मैं टॉप से टॉप कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। देखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है? तो ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपका मान माइनस का 50 सेंटीमीटर, मीटर में बदला, 100 का भाग लगा दिया, माइनस का 0.5 मीटर आ गया। P बराबर 1/f मीटर में होता है, इसीलिए हमने इसे मीटर में बदल दिया है। डायरेक्ट यहां पर मान रख दिया तो माइनस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। क्लियर है? कैसा लगा ये क्वेश्चन और कैसा लगा इसका टॉप सॉल्यूशन? यदि बेहतरीन लगे ना तो एक सब्सक्राइब करके मेरे को जरूर मोटिवेट करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। क्वेश्चन में पूछा गया है, सघन से विरल माध्यम में किसी किरण के आपतन हेतु आपतन का क्रांतिक कोण IC वह कोण है जिसके लिए, देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है? क्रांतिक कोण जिसमें क्या होता है? अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, वही तो होता है क्रांतिक कोण। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। परावर्तन कोण 90 डिग्री थोड़ी होता है, जिसमें अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे ही कहते हैं क्रांतिक कोण। क्लियर है? ध्यान रखना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, एक दो कंसेप्ट यहां पर बता रहा हूं।
पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश की किरण हमेशा सघन से विरल में प्रवेश करनी चाहिए। क्लियर है। सेकंड आपको ध्यान में रखना है, प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, क्रांतिक कोण क्या था, जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री था तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाती है तो प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, उसे कहते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्लियर है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण है वह पुनः उसी माध्यम में, सघन से आई है तो सघन माध्यम में ही वापस चली जाती है। और ध्यान रखना ये परावर्तन के नियम का पालन करता है, यानी कि इसमें भी आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट ध्यान में रखना है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, फिर ये पुनः सघन माध्यम में ही वापस चली जाती है। ये पॉइंट ध्यान में रखना है आपको। आते हैं सेकंड, इसका इंग्लिश में भी आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। पूछा है क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस IC क्या होता है, जिसमें द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने टॉप सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड कर दिया है कि क्रांतिक कोण वह आपतन कोण है जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है और किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह के साथ चलती है। क्लियर है। यानी कि अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 एक और बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए, यदि बेहतरीन क्वेश्चन लगे तो एक सब्सक्राइब और एक दोस्त में जरूर शेयर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लिया है लेकिन इसका सॉल्यूशन देखना बिल्कुल आसानी से मैं सोल्व करवा दूंगा। एक पोलेरॉइड चादर को दो क्रॉसिंग पोलेरॉइडों के बीच घूर्णन कराया जाता है। पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी, पारगमित प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होगी जबकि प्रथम पोलेरॉइड और पोलेरॉइड चादर के अक्षों के बीच का कोण है। तो आपको तीव्रता अधिकतम होगी तो आपको पूछा है कोण क्या होगा। जब भी आपको ये क्वेश्चन आए ना, दो क्रॉसिंग पोलेरॉइड के बीच घूर्णन करवाया जाता है एक पोलेरॉइड चादर को, यानी कि तीसरे पोलेरॉइड को, तो आपको ध्यान रखना है तीव्रता तो होगी अधिकतम और बीच का कोण होगा 45 डिग्री, यानी कि π/4 कोण होगा। क्लियर है। इसके लिए एक फॉर्मूला भी ध्यान में रखना, पूछ लेता है कई बार तीव्रता अधिकतम कितनी होती है, तो I0/4 sin स्क्वायर 2θ इसका फॉर्मूला होता है। तो ये मैक्सिमम कब होगी तीव्रता, मैक्सिमम जब भी होगी जब थीटा का मान 45 डिग्री होगा। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, sin 90, sin 90 का मान 1 हो जाएगा और तीव्रता मैक्सिमम हो जाएगी I0/4। क्लियर है। इसमें हमें केवल और केवल कोण ही पूछा था, बीच का कोण। तो जब भी तीव्रता अधिकतम होगी दो पोलराइड के मध्य तीसरी एक पोलराइड चादर को घुमाया जाता है तो कोण होता है 45 डिग्री। क्लियर है। π/4 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया ना। ये क्वेश्चन वैसे तो काफी लेंथी क्वेश्चन है लेकिन इसको डायरेक्ट रिजल्ट से याद रखा जाए ना तब ये बेटर होता है। बाकी इसका सॉल्यूशन काफी लंबा है, आपको डायरेक्ट ट्रिक याद रखनी है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, π/4। क्लियर हुआ। ये मैंने आपको डिटेल और टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। मेलिस के नियम के अनुसार जब एक पोलराइड को दो क्रॉसिंग पोलराइड के बीच 45 डिग्री पर रखा जाता है तब होती है तीव्रता अधिकतम। कितनी होती है, तो I0/4 आ जाती है। क्लियर है। और मेलिस का नियम कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है तो ध्यान रखना I = I0 cos स्क्वायर थीटा, ये होता है मेलिस का नियम। कई बार थीटा देखकर तीव्रता पूछ लेता है तो I = I0 cos स्क्वायर थीटा ध्यान में रखना। और बूस्टर का नियम होता है μ = 10 IP। क्लियर है, समझ में आया। अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हो ना क्वेश्चन, तो एक सब्सक्राइब जरूर ठोकना। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल का प्रोवाइड किया जाएगा, डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं धीरे धीरे देखो सारे के सारे PYQ और PYQ को इस प्रकार सोल्व करवा रहा हूं ताकि आपका पूरा सिलेबस साथ के साथ रिवाइज हो जाए। अब तो आपको पता चल भी गया होगा कि बार बार क्वेश्चन रिपीट भी होने लगे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन को बड़ा देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए में दे रखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में गमन करती है। देखो पहला ही गलत बता दिया। मैंने अभी तो बताया था, एक बार में हमारे जो क्रांति कोण का क्वेश्चन आया था तो मैंने कुछ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में भी बताया था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में भी। तो हमने पढ़ा था कि प्रकाश की किरण विरल से सघन में नहीं, सघन से विरल में आनी चाहिए। इसने तो कहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन में प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में आती है, बिल्कुल गलत हो गया, ये तो सघन से विरल में आती है। बी में देखते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में परावर्तन के बाद यानी परावर्तन के बाद प्रकाश की आपतित किरण उसी माध्यम में रहती है, बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही है। मैंने बताया था ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में जो आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होने के पश्चात प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चली जाती है, जिस माध्यम में आई है उन्हीं माध्यम में वापस चली जाती है। बी तो बिल्कुल करेक्ट है। सी को पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में सघन पारदर्शी माध्यम के अंदर आपतन कोण उसी माध्यम में परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। अभी तो मैंने बताया था कि यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, वो परावर्तन के नियम का पालन करता है, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। डी ऑप्शन को देखते हैं, बी सी तो बिल्कुल करेक्ट है, ए गलत था हमारा। डी को देखते हैं, सघन माध्यम के अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन में कोई अपवर्तन कोण नहीं होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो सघन माध्यम में कौन सा फिर अपवर्तन कोण होगा? सघन से विरल माध्यम में जाती है तब अपवर्तन होता है, जब सघन माध्यम में पुनः चली गई है तो सघन माध्यम में अपवर्तन नहीं होता है, यह बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यही कहा इसने, अपवर्तन कोण नहीं होता है सघन माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, तो डी भी करेक्ट है, यानी बी सी और डी करेक्ट हो जाएगा। जिसमें ऑप्शन में हमारा बी सी और डी दे रखा है वही करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसके जो ऑप्शन टाइप नहीं हुए, बी सी और डी करेक्ट हो जाएगा। यहां पर तीसरा ऑप्शन लिख लेना, बी सी और डी करेक्ट वाला। समझ में आ गया? ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब देखिए इनका सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बी दे रखा है कि परावर्तन के बाद किरण उसी माध्यम में रहती है, बिल्कुल करेक्ट था। बी तो हमने भी कहा था कि बी बिल्कुल सही है, परावर्तन के बाद है किरण उसी माध्यम में रहती है। सी को आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी हमने करेक्ट बताया था क्योंकि ये परावर्तन के नियम का ही पालन करता है। डी इसमें कोई अपवर्तन नहीं होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि पूरी रोशनी परावर्तित ही हो जाती है, तो बी सी और डी तो हमारा करेक्ट था। इसने भी कहा है कि तीनों सही है, लेकिन ए गलत है, ए गलत है। क्यों? क्योंकि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ए ने तो कहा था कि प्रकाश विरल से सघन में जाता है, ऐसा थोड़ी है भाई, प्रकाश तो सघन से विरल में जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, तो बी सी और डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में दे रखा था। क्लियर हुआ? एक एक क्वेश्चन में चार चार क्वेश्चन का निपटारा कर रहे हैं हम, तो ऐसे ही टॉप सॉल्यूशन के लिए मेहनत तो काफी लगती है, लेकिन आप हर विद्यार्थी सब्सक्राइब करेगा तो हम जल्दी 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचा सकते हो। ये आपके ही हाथ में है, ये सब कुछ आपके ही द्वारा पॉसिबल है। मैं तो जैसे आप मोटिवेट करते हो वैसे वैसे आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहता हूं, जैसे ही मोटिवेट करते हो वैसे ही मैं टॉप क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मन करता है 24 घंटे आपके लिए मेहनत करता रहूं। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखो वापस रिपीट होने लगे हैं यंग के द्विसलिट प्रयोग से। यंग के एक द्विझिरी प्रयोग में दो झिरियां 1.5 mm की दूरी पर है, जबकि पर्दा 1.2 मीटर की दूरी पर है। जब तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर का प्रकाश झिरियों पर आपतित होता है तो फ्रिंज चौड़ाई आपसे पूछी है, फ्रिंज विड्थ आपसे पूछी है। तो वही फ्रिंज चौड़ाई का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा बराबर लैम्डा डी बटा डी। क्लियर है? यहां स्मॉल डी क्या होता है? तो स्मॉल डी होता है फ्रिंजों के मध्य की दूरी, जैसे फ्रिंज है उन स्लिट है, स्लिट के मध्य की दूरी क्या होती है? स्मॉल डी। क्लियर है? और कैपिटल डी क्या होता है? फ्रिंज और पर्दे के मध्य की दूरी। तो कैपिटल डी क्या होती है? फ्रिंज और पर्दे के मध्य की दूरी। तो इसने कहा है तरंग दैर्घ्य दे दिया है बिल्कुल आपको 600 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर दूं।
कैपिटल डी का मतलब है पर्दे की दूरी कितनी है 1.2 मीटर पर। स्मॉल डी का मतलब है झिर्रियों या स्लिटों के मध्य की दूरी कितनी है 1.5 mm। क्लियर है, डायरेक्ट हमें फॉर्मूले में मान रखना है। अब देखिए इसे इंग्लिश में पढ़ लीजिए कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है यंग का, उसमें 2 स्लिट्स आर 1.5 mm, स्लिटों के मध्य की दूरी 1.5 mm है, स्क्रीन की दूरी है 1.2 मीटर तक और वेवलेंथ दे रखी है 600 नैनोमीटर। आपको फ्रिंज विड्थ पूछी है तो वही लेमडा डी बटा डी फॉर्मूला लगा देते हैं। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, स्मॉल डी स्लिटों के मध्य की दूरी, कैपिटल डी स्लिट से स्क्रीन के मध्य की दूरी और लेमडा वेवलेंथ तरंग दे रही है, बीटा बराबर लेमडा डी बटा डी फॉर्मूले में मान रख देना है। सब कुछ वैल्यू आपको दे रखी है, मान आ जाएगा 0.48 mm। क्लियर है, तो 0.48 जिस ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसी टाइप से टाइप चेंज नहीं होने वाला है, प्रीवियस ईयर बेस्ड ही पेपर आता है हर बार। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक भी मिस मत कीजिए, चाहे वो हल्के क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हो केवल हल्के हल्के क्वेश्चन करके हम खुश हो जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा मैं। तो यहां आए हो तो यहां पर तो आपको सबके लेवल मिलेंगे, हल्के क्वेश्चन भी मिलेंगे और जो टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं वो भी मिलेंगे। जो क्वेश्चन आपको हल्के क्वेश्चन खुश कर देने वाले भी मिलेंगे और जो आपको नाराज करने वाले हैं टफ क्वेश्चन वो भी मिलने वाले हैं। आपको अंत तक टिके रहना है, आप बहुत कुछ सीख कर जाओगे इस वीडियो से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, एक और बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल डरना नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ो, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहले ए को पढ़ते हैं, सभी दर्पण परावर्तन के नियमों का पालन करते हैं। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, सभी जो दर्पण होते हैं वो परावर्तन के नियम का पालन करते हैं। बी में एक समतल दर्पण के लिए आपतन किरण और दर्पण के समतल पृष्ठ के बीच का कोण दर्पण के समतल पृष्ठ और परावर्तन किरण के बीच के कोण के बराबर होता है। ये केवल लैंग्वेज थोड़ी सी ऊपर नीचे करता है, कहने का मतलब है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है क्या? बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन भी सही है। अरे परावर्तन के नियम पढ़े ना, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं आपतन बिंदु पर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है, तो बी भी करेक्ट था। सी को देखते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आगत किरणें वक्र दर्पण का जैसे मतलब अवतल है, उत्तल दर्पण है, कोई भी ले सकते हो। वक्र दर्पण के परावर्तन के बाद उसके फोकस से होकर निर्गत होंगी, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मैं कुछ पॉइंट बता देता हूं आपको, जैसे ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसका मतलब है कि उभरे हुए भाग पर पॉलिश की हुई है और जो चिकनी सतह है वो धसी हुई है, जहां से परावर्तन होता है, परावर्तक सतह है वो धसी हुई होती है, इस प्रकार अवतल दर्पण। तो समांतर आने वाली प्रकाश की किरण किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से अप से होकर जाती है। ये इसने कहा है मुख्य अक्ष के, ये होता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कौन सा होता है? ये होता है मुख्य अक्ष। इसके समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अप से होकर जाती है, तो यही है फोकस से होकर जाती है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना कोण आई बराबर है कोण आर भी होता है। और अप से आने वाली किरण कैसे जाती है? तो अप से आने वाली किरण जाती है समांतर। ये तीनों पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। डी को पढ़ते हैं, ए बी सी तो बिल्कुल करेक्ट है। डी को देखते हैं, एक वक्र दर्पण के ध्रुव, ध्रुव कौन सा होता है? यह अवतल दर्पण है, तो ये होता है इसका ध्रुव पी। ध्रुव पी पर आगत किरणें यानी ध्रुव पी पर डायरेक्ट ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण अक्ष के साथ कोण निर्मित करती है। बिल्कुल, कोण आई बराबर कोण आर हमने पढ़ रखा है कि ध्रुव पर आने वाले प्रकाश की किरण है उसके लिए कोण आई किसके बराबर होता है? कोण आर के बराबर ही होता है। ये तो मैंने अभी बताए थे ना 3 नियम, उन्हीं में आ गया। देखो, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अप से होकर जाती है। क्लियर है, और अप से आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। और एक कोण आई बराबर कोण आर, ध्रुव पी पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण। अब इतना बता दिया है तो एक किरण को क्यों छोड़े हम? जो सी से प्रकाश की किरण आती है वो सी से ही वापस चली जाती है। क्लियर है, तो डी भी करेक्ट है। जो ध्रुव पर आपतित होती है उसमें आपतन कोण है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, कोण आई बराबर कोण आर होता है। अक्ष के दूसरे अक्ष के समान कोण अंतरित करती है। इसका मतलब ए बी और सी और डी सारे के सारे करेक्ट हो जाएंगे।
ये आपको इंग्लिश में प्रोवाइड कर दिया गया है, आप इंग्लिश में भी क्वेश्चन को आसानी से पढ़ सकते हो। तो हमारे ए, बी और सी, डी सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? समझ में आया? कैसा लगा ये क्वेश्चन? यदि बेहतरीन क्वेश्चन लगे और बेहतरीन टॉप सॉल्यूशन लगे तो मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब ठोके और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेवल को प्रोवाइड किया जाएगा। ये जो क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और इनकी पीडीएफ के लिए परेशान मत होना, ये पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और धर्माराम फिजिक्स नाम से है, वहां से आप डायरेक्ट प्राप्त कर लेना। क्योंकि काफी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता तो वो परेशान हो जाते हैं कि कहां पर मिलेगी सर पीडीएफ। तो बिल्कुल हम है ना फ्री ऑफ कॉस्ट आसानी से प्रोवाइड कर देंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए सही नहीं है। कौन सा कथन है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए सही नहीं है? अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, थोड़ा सा क्वेश्चन आगे पीछे आता है तो मैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए पहले तो आपको फैराडे के नियम तो पता होने ही चाहिए। पूछ ले फैराडे के नियम किस पर आधारित होते हैं, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ही आधारित होते हैं। क्या होता है फैराडे के नियम में? जब कुंडली या चुंबक की सापेक्ष गति होती है तो कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उसे ही कहते हैं फैराडे का प्रथम नियम। और फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। क्लियर है? फैराडे के नियम के अनुसार फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। यदि n फेरे हो तो n से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, n डी फाई बटा डी टी। क्लियर है? समझ में आ गया? ताक्षणिक विद्युत वाहक बल के लिए डी फाई बटा डी टी यूज कर लेते हैं, अदरवाइज डेल फाई बटा डेल टी भी यूज कर देते हैं। और यहां पर लेंज के नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। लेंज का नियम क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा बताता है। जो किस पर आधारित होता है लेंज का नियम? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। तो ध्यान रखना E इक्वल टू माइनस का n डेल फाई बटा डेल टी। क्लियर है? फ्लक्स में परिवर्तन की दर होता है, कई बार दे देता है केवल फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर होता है, तो वो गलत हो जाता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। फैराडे के नियम के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए कुछ कथन है। पहला कथन पढ़ते हैं। एक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ का परिमाण परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल करेक्ट है, अभी हमने पढ़ा था ना, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। इसी प्रकार बी में पूछा है कि एक परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण परिपथ से होकर गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के कुल परिवर्तन के बराबर होता है। ये तो गलत है, ये मैंने अभी बताया था ना, केवल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर नहीं होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है विद्युत वाहक बल। E इज इक्वल टू होता है डी फाई बटा डी टी, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। एंड फेरो के लिए हम यूज करते हैं E इज इक्वल टू माइनस का n डेल फाई बटा डेल टी। अब देखिए हमारा इसका कौन सा ऑप्शन है, जो दूसरा है वो कथन सही नहीं है, पहला तो बिल्कुल करेक्ट है। हमें यही पूछा था सही नहीं कौन सा है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी को पढ़ते हैं। एक बंद कुंडली के फेरों की संख्या का बढ़ाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल को बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट है। अभी हमने पढ़ा था ना कि फेरों की संख्या n डी फाई बटा डी टी, जब n बढ़ाओगे तो विद्युत वाहक बल भी बढ़ जाएगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। आगे प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ की ध्रुवीयता इस प्रकार की होती है कि यह ऐसी धारा के उत्पादन के लिए प्रवृत्त होता है जो इसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। यह भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैंने अभी आपको लेंज का नियम बताया था ना। लेंज का नियम क्या बताता है? प्रेरित धारा की दिशा। यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है और यह उन सभी कारणों का विरोध करता है जिसके कारण यह उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ये सभी चारों के चारों हैं, उनमें से केवल और केवल जो दूसरा कथन था वो गलत था। फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर नहीं होता है, परिवर्तन की दर के बराबर होता है। बाकी सभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए करेक्ट थे। हमें यही पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं था? बी वाला सही नहीं था। समझ में आया सबको? ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, आप पढ़ सकते हो आसानी से आपकी सुविधा के लिए।
ये आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया है। प्रेरित ईएमएफ फ्लक्स के परिवर्तन की दर डी फाई बटा डी टी के बराबर होता है, न कि कुल परिवर्तन के बराबर नहीं होता है, डी फाई बटा डी टी के बराबर होता है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर बोल रहा हूं मैं। देखो समझ में तो आ रहा है ना स्टूडेंट सभी के। फ्लक्स में परिवर्तन की दर और फ्लक्स में परिवर्तन अलग अलग बात है। फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मतलब है बट्टा में dt आएगा। फ्लक्स में परिवर्तन ही मतलब केवल और केवल परिवर्तन डी फाई या डेल फाई, इतना ही आएगा। तो ध्यान रखना, विकल्प 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एक और बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन अल्टीमेटली वहीं से आता है, केवल और केवल थोड़ी सी लैंग्वेज ऊपर नीचे कर देता है। देखिए ऐसा मैंने क्वेश्चन पहले भी करवाया था, इसे सूची ए से बी में मिलाना है। एक बार मैंने क्वेश्चन करवाया था, उसमें मात्रक दे रखे थे, उन मात्रकों को सही व्यवस्थित करना था। इसमें आपको पूछा है कि जो आपको दे रखा है रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, अक्स किरणें, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनकी तरंग दैर्ध्य की परास के आधार पर मिलाना है। वैसे तो देखा जाए तो ये सारी की सारी तरंग दैर्ध्य परास याद रखना मुझे भी पता है डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको, लेकिन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था तरंग दैर्ध्य का घटता और बढ़ता क्रम बताया था अच्छी तरीके से। किस प्रकार बताया था? तो मैंने ऐसे बताया था पहले कि रेडियो तरंगे हैं होती है, उनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। उसके बाद में क्या होता है? माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्ध्य होता है, इनका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, उससे कम होता है माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगों का। उसके बाद में किसका होता है? इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त तरंगों का, उससे भी कम होता है। उसके बाद में तरंग दैर्ध्य और किसका होता है? लाइट वेव यानी कि प्रकाश तरंगों का। इस प्रकार क्रम बताया था, ये तरंग दैर्ध्य का घटता क्रम था, सबसे अधिक रेडियो वेव का, फिर सूक्ष्म तरंगों का, फिर अवरक्त तरंगों का। तो हमें परास नहीं याद है, लेकिन मानकर चलो कि हमें परास नहीं याद है, हमें क्रम तो याद है ना कि रेडियो वेव का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इस प्रकार तरंग दैर्ध्य अधिक, फिर कम, इस प्रकार घटता क्रम है। ध्यान रखना तरंग दैर्ध्य का उल्टा हो जाता है आवर्ती। रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य अधिक है, इसका मतलब इसकी आवर्ती क्या हो जाती है? कम हो जाती है। आवर्ती का ये बढ़ता क्रम हो जाता है। हमें तो तरंग दैर्ध्य का ही तो पूछा है, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य इसमें से किसका होगा? रेडियो तरंग का। तो देखो इन डाटा में से सबसे अधिक डाटा कौन सा है? mm का मतलब है मिलीमीटर, मिलीमीटर का मतलब है 10⁻³ ये तो कम ही है। नैनोमीटर तो और भी कम है, इसका मतलब ये तो नहीं है। रेडियो तरंग का तो तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक का मतलब जो दे रखे हैं उनमें से सबसे अधिक है। तो ये नैनो वाला तो ऑप्शन होगा ही नहीं, नैनो का मतलब 10⁻⁹। हम रेडियो तरंग का ही देख रहे हैं, सबसे पहले किससे मिलान करें। अब देखो ये दे रखा है 0.1 मीटर, हाँ मीटर सबसे छोटा है, लेकिन इसने कहा 0.1 मीटर से 1 mm यानी 0.1 मीटर से नीचे जा रहा है। लेकिन ऑप्शन जो 4 नंबर वाला दे रखा है उसमें 0.1 मीटर दे रखा है। इसका मतलब है कि रेडियो तरंग वाला किससे मैच होगा? 4 नंबर से, सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाला मैच हो गया। फिर हमने कहा है कि इससे कम तरंग दैर्ध्य होता है माइक्रोवेव का, यानी सूक्ष्म तरंगों का। कहते हैं सूक्ष्म तरंगे कहाँ है? यहाँ पर, इसको मिलाते हैं। तो इससे छोटा तरंग दैर्ध्य कहां पर है? ये तो 0.1 मीटर, तो यहां पर देखो 0.1 मीटर और उससे कम यानी कि 1 mm, यानी कि हो जाएगा d का सेकंड। अब देखो हम mm तक पहुंच चुके हैं, अभी भी mm तक पहुंचे हैं, तो क्या डायरेक्ट नैनोमीटर से कर दूं? नहीं, बिल्कुल भी। अब आगे कौन सा? अवरक्त तरंगे। अवरक्त तरंगों का तरंग दैर्ध्य क्या होगा? इससे भी कम, यानी 1 mm से भी कम चला जाएगा, यानी 1 mm से 700 नैनोमीटर तक चला जाएगा, यानी सी का हो जाएगा 1। बचेगा कौन? बचेगा एक्सरे का, जिसका हो जाएगा 3 नंबर। क्लियर हो जाएगा? समझ में आया सबको? यानी बी का तो हो जाएगा 4 नंबर वाला, और सी का हो जाएगा 1 नंबर वाला, और डी का हो जाएगा 2 नंबर वाला। क्लियर है? समझ में आया? ये जिस ऑप्शन में दे रखे होंगे वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबको अच्छी तरीके से क्लियर होगा ये हमें डाटा नहीं याद रखना, डाटा नहीं याद रहता तो कंफ्यूज मत हो, आप ऐसे याद रख लो, क्रम याद रखोगे उसी से क्लियर हो जाएगा कि रेडियो तरंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। इसका मतलब सबसे अधिक तो इसमें 0.1 मीटर ही है, ये है, लेकिन 0.1 मीटर से कम जा रहा है, इसका मतलब सबसे अधिक तो 0.1 मीटर ही है। इसका मतलब एक से भी देख कर सकते हो। मैंने तो सारे के सारे इसीलिए बताए हैं ताकि आपको क्वेश्चन है बिल्कुल अच्छी तरीके से कैसे भी घुमा कर आए तब क्लियर कर दूं। बाकी आप एक से भी कर सकते हो, जैसे बी का कौन सा होगा? 4 नंबर,
और सी का 1 नंबर। जिस ऑप्शन में बी का 4 नंबर और सी का 1 नंबर दे रखा है वही करेक्ट हो जाएगा। तो बी का 4 नंबर और सी का हो जाएगा 1 नंबर और डी का हो जाएगा 2 नंबर। करेक्ट है, यही हमने सोल्व किया था। और ए का 3rd हो जाएगा। क्लियर है। ऑप्शन किसी भी प्रकार आ सकते हैं। मैंने स्लाइड काफी तैयार किए तो इनमें ऑप्शन है, कुछ क्वेश्चन के वो टाइप नहीं हो पाए, इसके लिए सॉरी। क्लियर है, मैंने आपको सोल्व करवा दिया अच्छी तरीके से, समझ में आ गया सबको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन देखिए। अब तक के क्वेश्चन हर टाइप को कवर किया गया है और पूरे फिजिक्स के जो कंसेप्ट है वो रिवाइज हो रहे हैं इन्हीं प्रैक्टिस सेट से। तो आपको इतनी मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कर देना नेक्स्ट वीडियो के लिए। बस आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हो मैं मोटिवेट हो जाता हूं नेक्स्ट वीडियो के लिए कि हाँ बच्चे सच में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए चाहे मेरे को 24 घंटे बिठा लो, मैं सब कुछ कलेक्ट करता रहूंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। प्रकाश विद्युत धारा प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सीधे समानुपाती होती है। देखो ये क्वेश्चन मैंने बताया था, यानी एक ऐसा क्वेश्चन आया था तो मैंने आपको 3-4 कंसेप्ट बताए थे, वही 3-4 कंसेप्ट अभी बता देता हूं ताकि आपको 4 क्वेश्चन एक साथ क्लियर हो जाए। देखिए इसमें तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। प्रकाश विद्युत धारा है वो प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सीधे समानुपाती होता है। यह बिल्कुल करेक्ट है। यानी प्रकाश विद्युत धारा किसके समानुपाती होती है? फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अब फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या तात्पर्य है? इसका मतलब फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होता है। यह पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। देख लिए, प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की आवृत्ति के बराबर होती है। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि आवृत्ति बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो निरोधी विभव बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? निरोधी विभव बढ़ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया ना? ये तीनों ऐसे गांठ बांध लो इन क्वेश्चन में कि आवृत्ति बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो निरोधी विभव बढ़ेगा। आवर्ती प्रकाश की तीव्रता पर बिल्कुल भी निर्भर ही नहीं करती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर भी निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कई बार कि क्या फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आवर्ती निर्भर करती है? तो नहीं करती। क्यों करती है आवर्ती फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर? फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो बढ़ाओगे तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो फोटो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। ए तो गलत हो गया हमारा। बी को पढ़ते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो तीव्रता के सीधा समानुपाती होता है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। समझ में आया? बी भी गलत हो गया। सी को देखते हैं कि क्या कुछ रेस्पॉन्स देता है क्या हमें तो दोनों ही गलत मिले हैं अभी। प्रति सेकंड उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरण की तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। बिल्कुल करेक्ट। हमें ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल चुका है कि जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, उत्सर्जित प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो तीव्रता के सीधे समानुपाती होता है। क्लियर है? कहने का मतलब है फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ाओगे तो प्रकाश की जो तीव्रता है वो बढ़ेगी। क्लियर है? जब प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो इसके साथ याद रखना प्रकाश विद्युत धारा, जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने वो ऑर्डर तो कर दिया है, वो जो डिजिटल पेन आता है वो जैसे ही आएगा तो फिर आपको और भी आसानी होगी। क्लियर है? बाकी कम रिसोर्स के साथ मैं आपको टॉप कंटेंट देने का प्रयास तो कर रहा हूं, देखता हूं कहां तक सफल हो पाता हूं। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बढ़ाओगे तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, तीव्रता बढ़ती है तो प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता है। और आवृत्ति बढ़ाते हो तो क्या होता है? ध्यान रखना, आवृत्ति बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। देखो ये 6 क्वेश्चन है, यही 6 क्वेश्चन बार बार घुमा घुमा कर पूछ लेता है। कई बार पूछ लेता है क्या आवर्ती तीव्रता पर निर्भर करती है? अरे कहां से करती है? नहीं करती। आवर्ती तीव्रता पर निर्भर करती है? बिल्कुल नहीं करती है। आवर्ती बढ़ाओगी इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करेंगे तो उन्हें रोकने के लिए भी निरोधी विभव अधिक लगेगा तो निरोधी विभव बढ़ जाता है। इसी प्रकार
फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे तो तीव्रता बढ़ जाएगी, तीव्रता बढ़ेगी तो प्रकाश विद्युत धारा, फोटो विद्युत धारा का मान बढ़ जाएगा। क्लियर है? ये सब बहुत ज्यादा स्टडी करने पर एक साथ प्रोवाइड किया जा सकता है। बाकी आप देख रहे होंगे कंप्लीट एक साथ कहीं पर भी आपको प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। यदि बेहतरीन सॉल्यूशन लगे तो एक सब्सक्राइब मेहनत के लिए जरूर कर देना, क्योंकि अभी हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं और 1 जो 1 साल है वो पूरा होने वाला है। तो अब 1 मंथ के अंदर अंदर हमें 1 के सब्सक्राइबर तक पहुंचाना जरूरी रह गया है, अदरवाइज वो वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 मैंने आपको इंग्लिश में भी प्रोवाइड कर दिया है, इसका टॉप सॉल्यूशन नीचे प्रोवाइड कर दिया गया है, आप पढ़ सकते हो। प्रकाश विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की संख्या के सीधे तौर पर आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत धारा किस पर निर्भर करती है? प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है। फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ाओगे, प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ेगा, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी। क्लियर है? इतने बार हटा दूंगा कि आपको बिल्कुल आसानी से याद रह जाएगा सब कुछ। क्वेश्चन नंबर 10 एक और बेहतरीन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो मैंने टॉप से टॉप लिए हैं, अब तो आपको पता चल ही हो गया होगा। देखिए प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना, है ना, जो बच्चे यहां तक देखे, क्योंकि यहां तक वीडियो में वही पहुंच पाया है जो काफी मेहनती है। तो मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट चाहूंगा कि कौन स्टूडेंट्स यहां तक पहुंचा है, एक प्यारा सा कमेंट करके मेरे को बताएगा कि हाँ सर मैंने कंप्लीट वीडियो को देखा है। देखिए क्योंकि हर स्टूडेंट केवल स्टार्टिंग से 1-2 मिनट देख लेगा, कोई स्टूडेंट जो यहां तक पहुंचेगा ना वही पूरे क्लास का मजा ले पाएगा, वही फिजिक्स के टॉप कंसेप्ट को जान पाएगा और उसी में जोश जुनून और जज्बा है कुछ कर दिखाने का। क्वेश्चन नंबर 10 30 मीटर पर सेकंड के गतिमान 150 ग्राम द्रव्यमान की गेंद से संबद्ध डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो डे ब्रोगली तरंग दैर्घ्य ध्यान रखना लैम्डा बराबर h/p। कई बार तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान में रख लेना। डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p। अरे इतने से काम नहीं चलेगा, p बराबर क्या होता है? mv। तो h का मान हमें पता होता है, फिक्स मान है, m का मान इसने दे रखा है 150 ग्राम और v का मान है 30 मीटर पर सेकंड। तो हमें फॉर्मूले में मान रखना है। क्लियर है? ये इंग्लिश में क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है। द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए बॉल ऑफ मास 150 ग्राम ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड वुड बी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, 150 ग्राम है उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 का भाग लगा दिया। 30 मीटर पर सेकंड वेग दे रखा था, तरंग दैर्घ्य हमें ज्ञात करना था, लैम्डा बराबर h/p फॉर्मूला लगाया, p बराबर mv। इसके साथ ही 1-2 फॉर्मूले और बता देता हूं। लैम्डा बराबर h/p होता है, यहाँ पर h/√2m/qv, ये भी फॉर्मूला काम में आता है, ये भी ध्यान रखना। h का मान तो फिक्स होता है 6.33 × 10⁻⁻34, ये प्लांक नियतांक होता है। m का मान दे रखा था, v का मान दे रखा था। जब सोल्व करते हो तो 1.47 × 10⁻34 आता है, 1.47 × 10⁻34 ऑप्शन है ए में दे रखा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैसा लगा आज का सेशन? हर विद्यार्थी एक कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करके और एक प्यारा सा सब्सक्राइब अपने आपने तो कर दिया मेरे को पता है, लेकिन अपने दोस्त से, अपने फैमिली में जो भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर करके एक सब्सक्राइब जरूर करवाएगा, ताकि मैं टॉप लेवल का कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर सकूं। क्लियर है? यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और खूब मेहनत करते रहिए और टॉप से टॉप आपका पेपर हो, मैं यही आशा करता हूं। थैंक यू।